मैं सभी का अपने हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और ये मानती हूँ कि ये इतिहास विभाग के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत इन दोनों के संबंध से बहुत सी समस्याओं का इतिहास का समाधान यहाँ प्रस्तुत होगा। ऐसा मंच इतिहास के विद्यार्थियों के लिए सुलभ नहीं हो सकता था, इसीलिए मैंने रेणुका जी की बात में सहमति दी और विद्यार्थियों से ज़्यादा स्वयं व्यक्तिगत रुचि थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक जिस दृष्टि से हम लोग इतिहास को पढ़ते चले आ रहे हैं, संस्कृत साहित्य से अनभिज्ञ रहते हुए इस इतिहास का निर्माण करने की कोशिश करते रहते हैं और उस निर्माण में बहुत बार असफल होते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये मंच आज जहाँ आनंद शर्मा जी आप लोगों को उद्बोधन देंगे, खासकर इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी होगा और इसी अर्थ से हम लोग भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। संयोजन या पहले ये बात हो रही थी कि आप अध्यक्षता करें, तो मैंने कहा ना तो मेरा सामर्थ्य है न मेरी बौद्धिक क्षमता है कि अनंत शर्मा जी के व्याख्यान की अध्यक्षता कर सकूं। किंतु प्रश्न इतिहास के विद्यार्थी के सामने ये उठता है कि इस तरीके के विषय को चयन करने का कारण क्या है, क्योंकि इतिहास में कालक्रम के बिना इतिहास बेकार है, ऐसी अवधारणा स्थापित कर दी गई और ये स्थापित किया गया कि कालक्रम का ज्ञान ही नहीं था प्राचीन भारतीय इतिहास लेखकों को और न ही प्राचीन भारत में इतिहास लेखन हुआ। और इसका कारण ये माना गया कि कोई क्रोनोलॉजी नहीं प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण बहुत आसानी से ये कहा गया कि भारतीयों को इतिहास लेखन नहीं आता था। यूरोप में इस प्रकार की विधा का जन्म हुआ जिसे फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री या इतिहास दर्शन कहा गया और उस इतिहास दर्शन का जनक भी यूरोप को माना गया और भारत पे, प्राचीन भारत पे आरोप लगाया जाता रहा और लगता रहा कि भारत में कालक्रम नहीं था, इसलिए इतिहास लेखन आता नहीं था। उन्होंने कालक्रम को वही समझा कि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30 और 30 के यदि किसी कारण को ढूंढना है तो 30 के कारण को 20, 20 के कारण को 10 में ढूंढा जाए, वही क्रोनोलॉजी है। वो भारतीय काल क्रम को काल चिंतन की तरह नहीं देख पाए। यदि काल चिंतन की तरह देखते तो मैं सोचती हूँ कि विश्व के इतिहास में अथर्ववेद के काल सूक्त से प्राचीन कोई ऐसा ग्रंथ नहीं होता जहाँ की हमें इस प्रकार का काल चिंतन देखने को मिलता। अथर्ववेद का काल सूक्त भूत, वर्तमान और भविष्य सबको एक उर्मी में बांध के रखता है और जब हम इतिहास के विद्यार्थी काल की परिभाषा पढ़ते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो वहाँ काल भी ये कहता है कि जो एक अनएंडिंग डायलॉग है वर्तमान, भविष्य और पाश्चात्य का, उसी को हम इतिहास कहते हैं और इसी को स्थापित किया गया अथर्ववेद के काल सूक्त में और इसी परंपरा का निर्वाह उन लोगों को समझ में नहीं आया और वो ये कहते रहे कि कालानुक्रम नहीं है, काल चिंतन को नहीं देखा उन्होंने। यदि काल चिंतन को देख रहे होते तो उन्हें समझ में आता कि भारतीय दर्शन का काल चिंतन इतिहास के सत्य के उन दो पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जो एक सत्य तो परमानेंट सत्य है, शाश्वत सत्य है और दूसरा नाम रूप सत्य है। नाम रूप सत्य समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और यही नाम रूप सत्य कालक्रम का धारक है, लेकर चलने वाला है। यदि वो ये समझते कि इस तरीके से काल चिंतन को देखना है, तो मैं सोचती हूँ कि अभी सर कहेंगे भी, महाभारत और पुराणों में इतिहास की इतनी परिभाषाएं मिलती हैं जहाँ इतिहास को ये कहा गया है कि इतिहास भूत, भाग्य और भविष्य का एक संवाहक है और यदि तीनों का संवाहक है तो कालक्रम अपने आप ही आता है। उनको उस तरीके की क्रोनोलॉजी लिखने की जरूरत थी या नहीं थी, ये एक अलग प्रश्न है। इतिहास में क्रोनोलॉजिकल स्टडीज की गई कि नहीं की गई, ये एक अलग प्रश्न है और ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का अध्ययन नहीं हुआ, इतिहास में भी इस प्रकार का अध्ययन हुआ और इस अध्ययन का श्रेय आधुनिक काल में जो इतिहासकार जिनको हम खासकर इतिहास के विद्यार्थी जिनको आधार बना के इतिहास पढ़ते हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की वंशावलियां तैयार करने की कोशिश की और उसका आधार था महाभारत और पुराण। महाभारत और पुराण के माध्यम से वंशावलियां बनाई गई। ये 18वीं शताब्दी में ये कार्य शुरू हुआ और बहुत से नाम हैं ऐसे, पार्शिकर का नाम हम लोग लेते हैं, हजारा का नाम लेते हैं, काली प्रसाद भट्टाचार्य का नाम लेते हैं और हम खासकर जो इतिहास के अदना विद्यार्थी हैं वो हेमचंद राय चौधरी को अपना
एक कहना चाहिए कि स्थापक मानते हैं, जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम हमें दिया, जिनके आधार पर हम परीक्षित से लेकर और खासकर गुप्तों तक का इतिहास पढ़ते हैं। वही हमारा आधार है। वो बात अलग है कि किसी में 5 वर्ष अधिक है, किसी में 5 वर्ष कम है। उसके लिए भी उन्होंने मौका दिया कि आपके पास ये अवसर है कि किसको कितना समय दिया जाए। तो टोटल एक पीरियड, एक जो डायनेस्टी को, वंश को मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम कालक्रम का निर्धारण कर सकते हैं। यूरोप में कहा गया कि ये महाभारत और पुराण तो अनुश्रुतियां हैं, माइथोलॉजिकल लिटरेचर है, इसके आधार से कैसे आप कालक्रम का निर्धारण करेंगे। वहां जब उन्हें कालक्रम निर्धारित करना था तो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की मदद ली। उनको कालक्रम निर्धारित करना था तो उन्होंने ओल्ड सेक्शन रिकॉर्ड्स की मदद ली। क्रॉनिकल्स थे, उनके यहाँ भी ये क्रॉनिकल्स थे। पर जब हमारे यहाँ बात की गई तो कहा गया अनुश्रुति है। अब इसका खंडन होने लगा है और इसके आधार पर पुरोहितों की भी वंशावलियां बनने लगी और राजाओं की भी वंशावलियां बनने लगी। और इसी वंशावलियों के क्रम में मैं सोचती हूँ कि अनंत शर्मा जी का जो व्याख्यान होगा, इससे और स्पष्ट वंशावलियां निकलेंगी और पुराणों के आधार पे हम जो 4-5 वंशावलियां बनाकर इतिहास को पढ़ते हैं, उसका समाधान होगा। और यदि आपके मन में कुछ प्रश्न ऐसे जागृत हो, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, जिनको बार बार हम लोग ये कहते हैं कि ये वंशावली विष्णु पुराण से बनाई, ये मत्स्य से बनाई है, तो यदि कोई ऐसी प्रश्न उठता है आप लोगों के मन में कि जिसके माध्यम से आप ये स्पष्ट कर सकें कि प्रामाणिक वंशावलियां कौन सी हैं। शब्द आया प्रामाणिक, प्रामाणिक शब्द आते ही ये प्रश्न उठ जाता है कि प्रामाणिक तो वो है जहाँ इतिहास में पुरातत्व समर्थन करता है। और क्रोनोलॉजी में साहित्य की क्रोनोलॉजी अलग चलती है और पुरातत्व की क्रोनोलॉजी अलग चलती है। पुरातत्व तो जब तक पाषाण युग में, लौह युग में चलता रहता है, वहाँ साहित्य की क्रोनोलॉजी पुरोहितों की वंशावलियां बताती रहती है, आर्यवंश की वंशावलियां बताती रहती है। इन सारी समस्याओं को मैंने कुछ इकट्ठा करने की कोशिश की है। मेरे लिए भी समस्या है, मैं सोचती हूँ विद्यार्थियों के लिए तो और विशद समस्या होंगी कि किस तरीके से इन वंशावलियों का निर्माण किया जा सके। और इतना लंबा पीरियड महाभारत युग से लेकर हम लोगों के पास जो डेफिनेट क्रोनोलॉजी मिलती है वो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। और ये तो उन लोगों ने कहा कि डेफिनेट जो डेटिंग के सिस्टम में जो सबसे निश्चित कालक्रम दिया गया वो था सिकंदर के आक्रमण को, और इससे पूर्व का जो समय है वो मैं सोचती हूँ कि पंडित अनंत शर्मा जी के व्याख्यान से पूरा होगा। और हम बहुत आभारी हैं पंडित अनंत शर्मा जी के कि वो अपने बहुत सरल तरीके से बोलते हैं वो। और मैं सोचती हूँ कि हर विद्यार्थी के में पहुँचने की क्षमता होती है उनके उद्बोधन में। यदि किसी इस प्रकार के प्रश्न का समाधान आप लोगों के आज के उसमें नहीं हो तो कल देखिएगा और कल के बाद अपने प्रश्नों को एकत्रित करिएगा और वे हम बहुत सहज रूप से आपकी सब समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं रेणुका जी की भी आभारी हूँ। मैं तो कहती हूँ, बार हर मंच से कहती हूँ कि प्राचीन भारतीय इतिहास का काम संस्कृत के बिना नहीं चल सकता। संस्कृत के विद्वान इतिहास को नजरअंदाज करके तो भी काम चलाते हैं अपना, और बहुत आसानी से उनका काव्य रचना निर्माण होता रहता है। पर हम इतिहास के विद्यार्थी तो संस्कृत साहित्य को तब तक मदद नहीं लेते हैं जब तक कि हम कहते हैं कि पुख्ता प्रमाण हो। और पुख्ता प्रमाण में साहित्य कितनी मदद करेगा, पंडित अनंत शर्मा जी का व्याख्यान इसमें हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ इकट्ठा करके बोलने का अवसर दिया और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ